सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 2010 से लेकर 2025 तक पूछे गए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये देखिए 18 तारीख को जो है 18/2/2025 को साइंस और कॉमर्स में पूछे गए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सीमांत लागत क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? यदि किसी वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की लागत 60 रुपया तथा 11 इकाई उत्पादन की लागत जो है 75 रुपया है, तो इसकी सीमांत लागत क्या होगी? देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है साइंस एंड आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स वाले को पूछा था, और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 10 यूनिट को प्रोडक्शन करने पर टोटल कॉस्ट 60 रुपया लग रहा था और 11 यूनिट को प्रोडक्शन करने पर 75 रुपया लगा है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। ठीक है ना? तो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ यूनिट को दिखाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, या दूसरा फॉर्मूला में भी आप कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी जो है, अभी लास्ट में कितना प्रोडक्शन करना चाह रहा है? 11। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे एन के जगह पर यहाँ लिखेंगे 11। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा TC 11 माइनस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर भी आप 11 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है nth लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 यूनिट के लिए कितना टोटल कॉस्ट रेफर कर रहा है? 75 रुपया। तो यहाँ जो है 75 हम लिख देंगे, और 11 में से 1 घटा देंगे तो 10। तो 10 यूनिट जब प्रोडक्शन कर रहा होता है तो कितना? तो 60। ठीक है ना? तो यहाँ पर ही हम क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। अब इसमें से घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, यानी 15। कितना आ गया? 15। ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो इतना इजी, और 2 नंबर आप ले जाइए। ठीक है, इसको जो है अगर दूसरे तरीके से, दूसरा फॉर्मूला से अगर आपको बनाना है तो फिर क्या करना होगा कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीसी। तो चेंज इन टीसी का मतलब होता है कि जो करंट में जो कॉस्ट है उसको जो है बेस वाला कॉस्ट से माइनस करना होता है। तो यही माइनस अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ तो ऐसे आ जा रहा है 15 आ जा रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 होगा। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा है? यहाँ पर जो हो रहा है 15 हो रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी जो हो रहा है 1 हो रहा है। तो इसको डिवीजन दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा आपका आंसर मार्जिनल कॉस्ट का? ये होगा 15। ठीक है, अब देखिए 2023 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान जो है 0.4 है तो एमपीएस का मान क्या होगा? ये जो 2023 और 2025 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब एमपीसी का वैल्यू हमको 0.4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अभी प्लस में इधर ले आया तो कौन सी हो गया? माइनस में हो गया। अब 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो ये आपका 0.6 आएगा। ये एमपीसी आपका निकल गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए आपको गुणक निकालने के लिए बोल दिया जाए, एमपीसी दिया हुआ रहे और गुणक निकालने के लिए बोले, तो एमपीसी का वैल्यू यहाँ पर बैठाइएगा 0.4। ठीक है, और 1 में से घटाइएगा, माइनस करिएगा, यहाँ जाएगा 0.6। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में एक 0 बैठाएंगे। पॉइंट के बाद अगर जितना डिजिट होता है उतना ऊपर में 0 बैठाना होता है, तब डेसिमल जो है कैंसिल होता है। अब यहाँ पर 10/6, तो 2 3 6, 2 5 10। अब 3 को 5 से भाग दे दिए तो 1.66 आ गया। तो इस तरह आपका क्या होगा? ये गुणक होगा। ठीक है, तो आपको अगर एमपीसी दिया हुआ रहेगा तो गुणक भी निकालने के लिए बोल सकता है, या फिर एमपीएस निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, जैसे कि एमपीसी अभी हम लोग निकालें। ये देख सकते हैं 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलता है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन
C इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6y है तो MPC तथा गुणक का मान ज्ञात करें। देखिए एक साथ दो दो निकालने के लिए पूछ सकता है, तो हम पीछे जो है आपको दो चीज बताया था। अभी फिलहाल तो यहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एमपीसी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिएगा, दिस इज कंजप्शन इज इक्वल टू 150 प्लस 0.6y, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एमपीसी कौन होता है, एमपीसी हमेशा जो है पॉइंट में होगा, तो एमपीसी आपका होगा एमपीसी होगा आपका 0.6। अब फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू यानी गुणक इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी का वैल्यू पुट कर दिए 0.6। अब 1 में से 0.6 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। अभी डिसिमल को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो डिसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो ऊपर में एक जीरो बैठा दीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ बैठाए हैं। फिर क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट करेंगे यानी छोटा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब फिर 2 दूनी 4 बचा कितना, एक जीरो, दशमलव के बदले जीरो बैठ जाएगा, 2 पचे 10, ठीक है। तो यहाँ के का वैल्यू कितना निकल गया 2.5। तो इस तरह जो है न्यूमेरिकल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। न्यूमेरिकल में बच्चों नंबर कभी नहीं कटता है, तो कोशिश करेंगे आप न्यूमेरिकल अगर जान रहे हैं तो न्यूमेरिकल बनाए, थ्योरी पर ज्यादा ध्यान ना रखें, ठीक है। अगर जान रहे हैं तो बना लीजिए। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 0.75 दिया हुआ है, ठीक है। अगर निवेश व्यय में 200 करोड़ रुपया की वृद्धि हो जाए यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो बता रहा है वो 200 करोड़ रुपया बढ़ जाती है, तो आय या उपभोग व्यय में वृद्धि ज्ञात की करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि निवेश व्यय में 200 करोड़ का वृद्धि किया जाता है, इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ाया जा रहा है, कितना करोड़ 200 करोड़, ठीक है। तो बताइए कि चेंज इन इनकम कितना होगा। दूसरी चीज है कि एमपीसी हमको दिया हुआ है, बोर्ड सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है आपका 0.75 है, तो एमपीसी दिया हुआ है मेरा कितना 0.75, ठीक है। अगर आपको हिंदी का क्वेश्चन पढ़ने में कोई झिझक है, समझ में नहीं आती, तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है। साथ ही ये भी जानते हैं के बराबर, ये भी क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस का 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कि बताइए कि निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो गुणक कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला गुणक का होता है, तो के बराबर चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या हम के जगह पर चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो मेरा वैल्यू दिया हुआ बैठाएंगे, देखिए यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, मेरा 200 करोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर 200 बैठा दिए। फिर क्या है कि यहाँ एमपीसी हमको दिया हुआ 0.75, तो यहाँ पर 0.75 बैठा दिए। अब यहाँ पर क्या किए कि माइनस करके 1 से माइनस किए 0.75 को, तो 0.25 आ गया। अब यहाँ डिसिमल को हटाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ डिसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो बैठा दीजिए, जैसे 1 2 है तो यहाँ 2 जीरो बैठा देंगे और यहाँ वाला दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बीच में इक्वल, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा यानी आंसर में रहेगा, बीच में बराबर रहेगा, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो चेंज इन इनकम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन इनकम, और 200 करोड़ को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 करोड़, तो ये मेरा क्या निकल गया, चेंज इन इनकम निकल गया, यानी आय में कितना वृद्धि हुआ। तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो है 200 करोड़ किया गया, इन्वेस्टमेंट में कितना करोड़ का वृद्धि किया गया था 200 करोड़ का, लेकिन आय में कितना वृद्धि हो गया 800 करोड़, ठीक है। तो इस तरह जो है मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा था, दिए गए आंकड़ों से मांग की लोच ज्ञात करें। देखिए आंकड़ा क्या दिया हुआ है आपका, इधर दिया हुआ है प्राइस और इधर दिया हुआ है मांग की मात्रा, ठीक है। अब यहाँ कीमत जो है जब 10 रुपया होता है तो डिमांड कितना होता है 15 रुपया होता है। जैसे ही प्राइस 10 रुपये से 20 रुपया हो जाता है तो डिमांड घट जाता है, 15 से 10 हो जाता है।
यहाँ लॉ ऑफ डिमांड भी फॉलो हो रहा है मार्शल का। बोल रहा है कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग बनाते हैं। चेंज इन प्राइस क्या है, तो करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को माइनस करना होता है। अभी करेंट प्राइस जो है 20 रुपया था, तो यहाँ 20 बैठा है। बेस प्राइस आपका कितना है 10 रुपये, तो यहाँ 10 बैठा है। तो 20 में से 10 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह मेरा चेंज इन प्राइस निकल गया। अब चेंज इन क्वांटिटी अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ करेंट क्वांटिटी में से बेस क्वांटिटी को माइनस करेंगे। तो करेंट क्वांटिटी मेरा 10 है, 10 बैठा है। बेस क्वांटिटी 15 है, 15 बैठा है। 15 में से 10 में से 15 को घटाएंगे तो -5, ये मेरा चेंज इन क्वांटिटी हो गया। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जो होता है वो -P/Q इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। अब यहाँ माइनस जो है ना, ये माइनस जो है प्राइस और क्वांटिटी के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत और मांगी गई मात्रा में कैसा संबंध होता है, तो ऋणात्मक संबंध होता है, और ये ऋणात्मक को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस प्राइस मेरा 10 रुपया था और बेस क्वांटिटी 15 डिमांड हो रहा था, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी हम लोग निकाल के आ रहे हैं -5, तो यहाँ -5 पुट कर दिए हैं। चेंज इन प्राइस कितना है, तो 10 रुपया है, तो यहाँ पर हम 10 बैठा दिए। अब इसको हम ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 10 एकम 10 कैंसिल कर दिए, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 को जो है अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है, 0.33 आ जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर 1 से कम होगा तो इसको बोलते हैं अतः इकाई से कम लोचदार, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा, प्राइस के अपेक्षा क्वांटिटी बहुत कम परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ के माध्यम से अगर हम समझाना चाहेंगे तो जितना प्राइस, यहाँ पर प्राइस का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स देख सकते हैं बड़ा है किसके अपेक्षा, तो चेंज इन क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर के अपेक्षा। तो जब प्राइस ज्यादा परिवर्तन होता है और क्वांटिटी की मात्रा कम होता है तो इसको बोलते हैं ईडी लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर जो आया है वो आया है 0.33, यानी 1 से कम है, इसीलिए इसको इकाई से कम लोचदार कहा जाता है। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, मार्जिन। देखिए आपको ये जो येलो का हाईलाइट किया हुआ है ये सब निकालना था आपको, ठीक है ना। आपको ये दो चीज दिया हुआ रहेगा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट, ये दोनों टेबल दिया हुआ है। और आपको निकालने बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट निकाल के दिखाइए और एवरेज कॉस्ट निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्वांटिटी होता है। दूसरा तरीके से अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहें तो मार्जिनल कॉस्ट nth इज इक्वल टू TCn माइनस 1। और एवरेज कॉस्ट अगर हमको निकालना है तो टोटल कॉस्ट में से क्या करना है, आपको क्वांटिटी से डिवीजन देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम पहले एसी ही निकालते हैं, बोला है कि टीसी से एसी निकालिएगा तो एक फॉर्मूला बता रहा है कि टीसी को क्वांटिटी से भाग देना है। तो यहाँ पर मेरा कितना है 20 है, तो 20 में से 1 को भाग देंगे तो 1 20 से 20 ही आएगा, ये 20 आ गया। फिर अगर मान लीजिए यहाँ 26 है, टोटल कॉस्ट कितना है 26 है आपका, और यहाँ क्वांटिटी कितना 2 है। तो अगर आप 26 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 होगा, 13 होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ 13 है कि नहीं एवरेज कॉस्ट। उसके बाद देखिए यहाँ टोटल कॉस्ट 39 है और आपका क्वांटिटी कितना है 3 है, तो 39 को 3 से भाग दीजिए। 39 को अगर हम 3 से भाग देते हैं 3 से, तो 3 1 जा कितना होगा 3 3 3 जा 9, तो फिर तो मेरा 13 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा यूनिट का जो है एवरेज कॉस्ट कितना आ रहा है 13 रुपया आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर चौथा यूनिट का जो है टोटल कॉस्ट कितना है 60 रुपया। तो यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे कि 60 में से 4 से जो है डिवीजन देंगे तो 15 चौके 60 कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कितना है 15 है कि नहीं। तो टीसी से एसी निकालना बहुत आसान है, खाली क्वांटिटी से भाग दीजिए। 4 से 60 को भाग दिए 15, फिर 3 से भाग दिए 39 को, 39, फिर 2 से भाग दिए 26 को तो 13, फिर यहाँ 20 को 1 से भाग दिए तो 1,
खाली भाग देना है एलसी निकालने के लिए टीसी से, ठीक है, क्वांटिटी को। फिर एमसी निकालने के लिए आपको देखिए पहला जो टोटल कॉस्ट होता है ना वही चीज यहाँ लिखना होता है। उसके बाद देखिए 26 में से 20 को घटा दीजिए, नीचे वाला से घटाते जाना है, इसको इससे घटाएंगे तो 26 में से 20 को घटाएंगे 6, फिर 39 में से 26 को घटाएंगे तो 13, फिर 60 में से 39 को घटाएंगे तो 21 होगा, ठीक है, घटा करके लिखना है। तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमको मान लिया जाए मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो अभी मान लिया जाए कैवा का निकालना है, हम निकाल रहे हैं चौथा का, ठीक है। तो चौथा का अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ लिखेंगे TC4 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 के लिए टोटल कॉस्ट कितना है, 4 के लिए जो टोटल कॉस्ट है आपका 60 है, 4 के लिए टोटल कॉस्ट कितना है 60, तो यहाँ पर ही आप 60 बैठाएंगे 60, और जो है 3 यूनिट के लिए जो टोटल कॉस्ट था वो 39 रुपया है, तो यहाँ पर ही आप क्या करेंगे 39 रुपया, फिर यहाँ पर माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है चौथा के लिए कितना निकल रहा है 21 निकल रहा है। तो देखिए तो चौथा वाला में 21 है कि नहीं, चौथा यूनिट के लिए 21 है ना मार्जिनल। सबसे आसान है कि पहला को रखना है, फिर इसी से घटा के यहाँ लिखते जाना है, इसको घटा के यहाँ लिखना है, फिर इसको घटा के यहाँ लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ये ट्रिकी सॉल्यूशन है, कम समय में आप 2 नंबर अचीव कर सकते हैं। थ्योरी पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छा से कर लिए तो आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। अब 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक देश में निवेश में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में 200 करोड़ की वृद्धि होती है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो बताइए निवेश में कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ तो बोल रहा है कि निवेश में वृद्धि होने से, अभी हमको पता नहीं कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है, लेकिन यहाँ जो है चेंज इन इनकम हमको पता चल गया है कि 200 करोड़ है। दूसरी चीज है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमको दिया हुआ है ना, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 दिया हुआ है। अब आगे आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि के बराबर क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी होता है। साथ ही आपको एक और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ये भी जानना है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि के के जगह पर चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट को बैठा दिया। उसके बाद क्या है 1/1 माइनस एमपीसी, तो एमपीसी का वैल्यू दिया हुआ है ना 0.75, यहाँ पर बैठा दिए। अब क्या किए कि 1 में से 0.75 को माइनस करके यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25। अभी डिसिमल को हटाने के लिए एक तरीका मैंने बता रखा है कि ये डिसिमल के बाद 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो बैठा दीजिए, तो नीचे वाला का डिसिमल खत्म हो जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब यहाँ पर क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किए, फिर 200 को 1 से किए तो 200 आया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये गुन्ना में है तो इधर आ जाएगा तो कौन सी होगा भाग में होगा, तो 4 पचे कितना होगा 20 और 1 0, तो कहने का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 50 करोड़, कितना हुआ था तो 50 जो है करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये जो है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है 2010 से लेकर 2025 तक सारा न्यूमेरिकल जो है हम 1 बाय 1 करके आपको बता रहा हूँ, और बहुत ही आसान है बच्चों, न्यूमेरिकल में कभी नंबर नहीं कटता है, क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूँ तो न्यूमेरिकल में देखता है तो न्यूमेरिकल में कहीं भी नंबर काटने की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक 2018 में जो न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, बोल रहा है कि 10 रुपये प्रति इकाई बाजार में, बोल रहा है 10 रुपये प्रति इकाई बाजार कीमत पर एक फर्म की संपत्ति, हाँ संप्राप्ति कितना हो रहा है 50, नहीं प्राप्त कितना कर रहा है 50 रुपया, ठीक है। बाजार कीमत बढ़कर 15 हो जाती है, यानी पहले था कितना 10 रुपया, तो कितना उसको प्राप्त हो रहा था 50 रुपया, अब कीमत बढ़कर हो गया है 15 रुपया, ठीक है। और अब फर्म के लिए, अब फर्म को जो है 150 रुपया की संप्राप्ति होती है, तो पूर्ति वक्र की कीमत लूज क्या है,
अब यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर जो है प्रति इकाई कीमत कितना है, तो 10 रुपया, फिर 15 रुपया। टीआर मतलब है कि सभी इकाइयों को बेचने से प्राप्त इनकम कितना हो रहा है, यानी इसलिए बोल रहा है संप्राप्ति, ठीक है ना। टीआर को संप्राप्ति या कुल आगम कहा जाता है सभी इकाइयों को। तो 10 इकाइयों को बेचने के बाद जो उसको 50 रुपये मिल रहा है, फिर 15 इकाई को बेचता है वो, तो उसको 150 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको तो रुपया में दिखा रहा है, लेकिन हमको क्वांटिटी पता नहीं चल रहा है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि 10 इकाई को बेचने से 50 रुपया है, तो हम प्रति इकाई कीमत निकाल सकते हैं ना, यूनिट निकाल सकते हैं। क्या है कि 10 इकाई से जो है हम तो टीआर को डिवीजन देंगे, तो 10 पचे 50 यानी 5, ठीक है। कितना हो गया, 5 इकाई बेचा होगा, यानी 10 रुपये एक का कीमत है, तो 5 को बेचा होगा तो 50 रुपया आया होगा। फिर क्या है कि 150 को 15 से भाग दिए, तो 15 दहा 150 होता है। उसका मतलब है कि 15 रुपये के हिसाब से 10 इकाई वो पूर्ति किया होगा। अब हमको पता चल गया कि जो है जब 10 रुपया प्राइस था उस समय जो है वो 5 इकाई बेचता था, और जैसे ही प्राइस 15 रुपये हो गया अब वो 10 इकाई बेचने लगा है। तो पूर्ति का एक नियम है कि कम प्राइस रहेगा तो कम सप्लाई करेगा, और ज्यादा प्राइस रहेगा तो ज्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है ना। यानी लोअर प्राइस इज द लोअर सप्लाई एंड हायर प्राइस इज द हायर सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ चेंज इन प्राइस अगर हम निकालते हैं तो करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को माइनस करना होता है, तो 15 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। फिर चेंज इन क्वांटिटी को निकालने के लिए करेंट क्वांटिटी में से बेस क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 को घटा देंगे तो 5। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ माइनस नहीं लिखना है, ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो स्लोप होता है ना वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। सप्लाई का कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव रखा गया है। पी बाई क्यू इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। तो यहाँ बेस प्राइस कितना था, बेस प्राइस 10 रुपया था, यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपया है, तो यहाँ पर ही हम क्या बिठाएं 10। फिर चेंज इन क्वांटिटी कितना, नहीं बोल रहा है कि बेस क्वांटिटी कितना पहले बेच रहा था, तो 5 बेच रहा था ना, तो यहाँ पर ही जो है हम क्या बिठा दिए 5। फिर चेंज इन क्वांटिटी कितना है, चेंज इन क्वांटिटी जो है 5 है, तो यहाँ 5। फिर चेंज इन प्राइस कितना, ये भी 5 है, तो ये भी यहाँ 5 बिठा दिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना निकल कर आ रहा है, 2 निकल कर है। सो वेरी इजी। क्वेश्चन टफ कहाँ कर दिया है, यहाँ पर बोलता है कि 10 रुपये प्रति इकाई बाजार कीमत पर फर्म की संप्राप्ति जो है 50 रुपया हो रहा है, तो यहाँ रुपया नहीं, आपको यहाँ इकाई पता चलना चाहिए, तब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि 10 रुपये में 10 इकाई को या 10 रुपये प्रति इकाई बेच रहा है, 50 रुपया आ रहा है, तो 10 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना इकाई बेचा है, तो 5 इकाई बेचा है। फिर यहाँ पर 15 रुपये प्रति इकाई बेच रहा है और उसको बेचने के बाद जो है 150 प्राप्त हो रहा है, तो आखिर कई को बेचा होगा, तो भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह सोल्व कर नहीं रहा है। अब देखिए 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि अर्थव्यवस्था में आय 2000 करोड़ है, एक अर्थव्यवस्था की आय जो है 2000 करोड़ रुपया है, तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0.75 है, तो 200 करोड़ रुपया के निवेश की वृद्धि करने पर, यानी बोल रहा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना करोड़ बोल रहा है 200 करोड़, तो कुल राष्ट्रीय आय में कितना बढ़ोतरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इनकम बता रहा है 2000 करोड़, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0.75 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने बोल रहा है 200 करोड़ और भी बढ़ा के हम कर दे रहे हैं। तो बताना है कि चेंज इन इनकम क्या होगा, चेंज इन इनकम क्या होगा। तो देखिए के बराबर हम लोग जानते हैं, यानी गुणक इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एमपीसी। साथ ही ये भी जानते हैं कि के बराबर चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है ना 200, अभी यहाँ पर बता रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हम कर रहे हैं, तो 200 करोड़ कर रहे हैं। साथ ही हमको ये भी पता था कि एमपीसी कितना दिया हुआ 0.75, तो 1 से माइनस करेंगे 0.75 को तो 0.25 हो जाएगा।
अब डिसिमल हटाने का तरीका क्या है कि डिसिमल के बाद जैगो डिजिट रहेगा तो ऊपर 0 बिठा देना है, फिर नीचे वाला डिसिमल खत्म हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 800, और चेंज इन इनकम को 1 से करेंगे तो चेंज इन इनकम, तो इस तरह जो है चेंज इन इनकम कितना आ रहा है 800 करोड़। ये तो राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि हुआ, तो 800 करोड़ रुपए का वृद्धि हो रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट करने से, तो 200 करोड़ को इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो बता रहा है 200 करोड़, और इनकम में कितना बढ़ोतरी हो जा रहा है 800 करोड़। ठीक है, देखिए 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा था, यदि गुणक का मूल्य 5 है यानी k बराबर 5 है, तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के मूल्य की गणना करें। देखिए k बराबर दिया हुआ है 5 और एमपीसी निकालने बोल रहा है, तो k इज इक्वल टू क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। k की जगह पर बैठा दिए 5। अब ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा तो 1 आप बैठा सकते हैं, बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी तो हमको निकाला, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 को 1 माइनस एमपीसी से मल्टीप्लाई किया और 1 को 1 से कर दिए। अब यहाँ जो मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो कौन सी हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिसिमल वैल्यू में लाना चाहेंगे तो 0.2 होगा, है ना, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर ये क्या है माइनस में एमपीसी, तो इधर ले आएंगे तो कौन सी हो जाएगा प्लस में, और ई प्लस में तो इधर आ जाएगा तो कौन सी हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1 को अगर हम 0.2 से माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा 0.8 होगा। तो इस तरह एमपीसी कितना आ गया आपका 0.8। तो इस तरह जो है 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, 2 नंबर का, तो कितना इजी है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयां क्रय करता है जब उसकी कीमत 5 रुपया रहता है। ठीक है, प्रति इकाई थी, जब उस वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है, यानी पहले जो है 5 रुपये प्रति इकाई था तो 10 इकाई खरीदा, अब प्राइस घट जा रहा है 4 रुपये प्रति इकाई हो गई, तो उसने उस वस्तु की 12 इकाइयां खरीदी। उस वस्तु की उस कीमत पर मांग की लोच क्या है। तो देखिए इनिशियल में क्या था, यानी प्रारंभिक में 5 रुपया था तो वह 10 इकाइयां खरीदता था, 5 रुपये से घटकर 4 रुपया हो गया, यानी करेंट प्राइस हो गया उसका 4 रुपया। तो देखिए क्वांटिटी क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, 2 क्वांटिटी या 2 इकाई का कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसमें लोअर यानी हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड एंड लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड, मार्शल का लॉ नियम फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर जो है चेंज इन प्राइस क्या होगा, करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को घटाना होता है, तो यहाँ 4 में से 5 को घटाएंगे तो -1 आएगा, और चेंज इन क्वांटिटी में करेंट क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से घटाना होता है। तभी करेंट में जो है जैसे प्राइस घटा वो 10 से 12 किया तो 12 हो गया आपका करेंट, और बेस क्वांटिटी हो गया आपका 10, तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2। अब आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू। देखिए जब डी रहेगा ना तो यहाँ माइनस रहेगा, एस रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि सप्लाई का जो कर्व होता है वो पॉजिटिव होता है और डिमांड का जो कर्व होता है वो नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पी का वैल्यू कितना है, यानी प्रारंभिक प्राइस का वैल्यू कितना था 5 रुपया, तो यहाँ पर 5 बिठा दिए। क्वांटिटी कितना था प्रारंभिक में, तो 10 था, तो देखिए यहाँ पर 10 बिठा दिए। चेंज इन क्वांटिटी भी निकाल करके कितना आ रहे हैं 2, तो यहाँ देखिए 2 वैल्यू बिठाए। चेंज इन प्राइस कितना था, तो -1, तो यहाँ पर -1। अब ये माइनस और ये माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, तो आ कितना रहा 1। जब ईडी बराबर 1 हो तो इसको बोलते हैं इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसका जो है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी जो है वो इक्वल होता है। क्या होता है, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी जो होता है दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, देखिए 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है, यदि एमपीसी 1/2 हो तो गुणक का मूल्य ज्ञात करें। एमपीसी दिया हुआ है 1.2, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/2 का यानी हाफ का क्या होगा 0.5 होगा। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस
एमपीसी होता है। क्या होता है? एमपीसी। ठीक है, अब यहाँ एमपीसी का वैल्यू कितना है? 0.5। अब 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 0.5 ही होगा। अब फिर इसको डिसिमल हटा रहे हैं तो डिसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो, तो 5 दूनी 10, तो के बराबर कितना आ गया? 2। ये 2015 का क्वेश्चन। दो 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोल रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई तथा 600 इकाई की उसकी पूर्ति मात्रा होती है। बोल रहा है कि जब 5 रुपये उसका कीमत होता है तो वह कितना पूर्ति कर रहा है? 600 इकाई कर रहा है। ठीक है, अब कहता है कि यदि कीमत बढ़कर 6 रुपया हो जाए, 5 से कितना हो जाए? 6 हो जाए, 6 रुपये प्रति इकाई, तो पूर्ति की मात्रा 25% क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। देखिए परसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पूर्ति की मात्रा जो है कितना परसेंट दिखा रहा है? 25%। तो पूर्ति की लोच ज्ञात करें। यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन प्राइस कितना है? पहले 6 रुपया था, अब कर दिया है पहले 5 रुपया था, अब कर दिया 6 रुपया, यानी करेंट जो 6 रुपया बोल रहा है, पहले तो था 5 रुपये प्रति इकाई, तो 600 इकाई को पूर्ति करता था। 5 रुपये से 6 रुपया हो गया था, यानी करेंट प्राइस, जब भी चेंज इन प्राइस निकाला जाता है तो करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को घटाना होता है। तो करेंट प्राइस अभी मेरा कितना है? 6 और बेस प्राइस 5, तो 6 में से 5 को घटाते 1। अब इसको हम जो है चेंज इन परसेंट ऑफ प्राइस निकालना चाह रहे हैं, तो इसमें से घटाए कितना है? 1। ठीक है, 1 का परसेंट निकालना है। अब मेरा बेस प्राइस कितना था? 5, तो 5 बैठा दी। और जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से क्या करना होता है? इंटू करना होता है। तो 20 2500, 20 को 1 से गुना करेंगे 20%। तो चेंज इन परसेंट ऑफ प्राइस कितना पता चल गया? 20% मतलब चेंज हुआ है। 5 रुपये से 6 रुपये अगर हो गया तो कितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ? तो 20% हुआ। अब इस परसेंट को कैसे निकालें? तो आप देख रहे हैं कि करेंट प्राइस में से बेस प्राइस को घटा करके जो आया 1, उसको ऊपर लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है, और जो पहले से प्राइस था, बेस प्राइस था, उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। और परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो 100 से इंटू करना होता है। 20 2500, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20%। उसके बाद क्या है? चेंज इन परसेंट ऑफ सप्लाई कितना दिया हुआ है? 25%। यहाँ तो इसी भी बोल रहा था कि जैसे 5 रुपया से 6 रुपये प्रति इकाई हो जाता है तो पूर्ति की मात्रा 25% बढ़ जाता है। तो हमको तो पूर्ति की मात्रा बढ़ते हुए दिखाया है 25%। अब पूर्ति की लोच बराबर होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए पूर्ति में 25% वृद्धि हो रही थी और कीमत में भी हम लोग परसेंट निकाल के आ रहे हैं 20%। तो यहाँ 25 पंचौके 20, 4/5, इसको भाग दे दिए तो 1.25 आ रहा है। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना हो जा रहा है? 1.25। ठीक है, देखिए 2014 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि एक अर्थव्यवस्था में विनियोग 1000 करोड़ रुपया से बढ़कर 1200 करोड़ रुपया हो जाते हैं, जिससे कुल आय में 800 करोड़ रुपया की वृद्धि होती है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करें। देखिए यहाँ पर जो है करेंट पहले होता था 1000, अब हो रहा है 1200। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर निकालना चाहें तो 1200 यानी करेंट इन्वेस्टमेंट को बेस इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे, तो मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 200 करोड़ की वृद्धि हो जा रही है। उसके बाद चेंज इन इनकम कितना बोल रहा है कि कुल आय में 800 करोड़ रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो मेरा चेंज इन इनकम भी बता रहा है 800 करोड़। ठीक है, जैसे ही 200 करोड़ बढ़ा देता है, 1000 से 1200 कर देता है, अर्थात 200 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, तो चेंज इन इनकम इसका 800 करोड़ बढ़ जाता है। तो के बराबर हम लोग जानते हैं ना कि चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर पुट कर दिए कि चेंज इन इनकम 800 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200, तो 2 0 2 0 2 चौके 8, यानी के बराबर कितना निकल गया? 4। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं कि के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी। के का वैल्यू बैठा दिया 4। अब यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को 1 माइनस एमपीसी की यहाँ 4 इंटू 1 माइनस एमपीसी। अब 1 को 1 से की थी, यहाँ 1 आ गया। फिर क्या है कि मल्टीप्लाई में इधर ले आए तो कौन चीज हो गया? डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.25 आएगा। अब ये माइनस में एमपीसी इधर ले आएंगे तो प्लस में, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में।
अब 1 से माइनस करेंगे 0.25 को, तो आपका आंसर एमपीसी कितना होगा 0.75। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए 2014 में ही दूसरा क्वेश्चन है, बोले यदि स्थिर लागत 20 रुपया। स्थिर लागत का मतलब होता है फिक्स्ड कोस्ट। देखिए कोस्ट दो प्रकार का आपको देखना है, टीसी इज इक्वल टू होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, एक होता है स्थिर लागत यानी बंधी लागत या फिक्स्ड कोस्ट, और एक होता है परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको फिक्स्ड कोस्ट कितना बता रहा है 20 रुपये बता रहा है। अब बोल रहा है कि कुल परिवर्तित लागत यानी बोल रहा है कि वेरिएबल कोस्ट और कुल लागत यानी टोटल कोस्ट निकालना है। क्या क्या निकालना है, हम सिर्फ स्थिर लागत दिया हुआ है, उसके बाद आपको निकालने बोल रहा है टोटल वेरिएबल कोस्ट यानी ये वाला कुल निकालने बोल रहा है, साथ ही बोल रहा है कुल लागत यानी टोटल कोस्ट निकालने बोल रहा है। तो देखिए यहाँ शेड्यूल क्या दिया हुआ है, टेबल क्या दिया हुआ है, उत्पादन की इकाइयाँ 0, 1, 2, 3, फिर स्थिर लागत है 20। देखिए स्थिर लागत जो होता है सभी के लिए समान होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं समझाना चाहूंगा कि मान लिया जाए एक फर्म बना है, तो फर्म लगा, मान लो कि हमको इस फर्म को बनाने में 20 रुपया लगा है। अब चाहे उत्पादन इसमें करिए नहीं करिए 20 रुपया लगेगा ही लगेगा। तो देखिए जीरो भी हम उस समय जीरो उत्पादन कर रहे होते हैं, उस समय भी देखिए 20 रुपये स्थिर लगा है। जब एक उत्पादन करेंगे तब भी 20 रुपया लगेगा, 2 उत्पादन करें तब भी थोड़ी बढ़ जाएगा, इसका फर्म का जो है रेट थोड़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे एक उत्पादन करे चाहे 2 उत्पादन करे, आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मेरा स्थिर लागत दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर सीमांत लागत भी दिया हुआ है, मानी मार्जिनल कॉस्ट आपको दिया हुआ है 0, 10, 15, 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या निकालने बोला था आपको, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका हल जो है, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट भी दिया हुआ है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट से कैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाला जाता है, जैसे जैसे हम इकाई का उत्पादन करेंगे वैसे वैसे जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है। ये भी याद रखिए, जैसे जैसे हम इकाई का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मेरा जो है कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ेगा। तो जीरो जब उत्पादन कर रहे थे तो मार्जिनल कॉस्ट भी जीरो था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो था। जैसे एक इकाई बढ़ा दिए, उत्पादन हम 1 इकाई करने लगे, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है 10 है, तो 10 को हम 0 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 1 से 2 इकाई हम प्रोडक्शन किए तो मार्जिनल कॉस्ट उसका 15 रुपया था, तो 15 और पहले वो 10 रुपया लगा चुका है, तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद जैसे 3 इकाई का उत्पादन किया उसका मार्जिनल कॉस्ट 25 रुपया, तो पहले 25 रुपया लग चुका है, फिर वो क्या कर रहा है जैसे 3 इकाई उत्पादन किया तो 25 रुपया लगा, तो 25 और 25 कितना हो गया 50। तो इस तरह जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट किया जा सकता है। यह सीधा सिंपल सी बात है कि मार्जिनल कॉस्ट से अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट को आप रखिए, जैसे आप फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाले होंगे स्टैटिक्स में, तो 0 को 0 पहला डिजिट को रखना होता है, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखना होता है, फिर इसको जोड़ के यहाँ, फिर इसको जोड़ के यहाँ। ये तो ट्रिकी वाला है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है कि आप मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालना अगर आप सीख गए तो टोटल कॉस्ट निकालना भी आप बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। पहला क्या करना है, पहले वही रखना है, फिर इसको इससे जोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखना है, इसको जोड़ के यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीएफसी को फिक्स्ड कॉस्ट को आप टीएफसी भी बोल सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। फिर देखिए यहाँ 20 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, 20 और 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। तो इस तरह मेरा टोटल कॉस्ट निकल गया। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जोड़ दो, तो ये टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था कि इफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है 400 है और चेंज इन इनकम जो है 1000 है, तो फाइंड द एमपीसी। एमपीसी निकालने बोल रहा है।
तो के बराबर हम लोग जानते हैं चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है। अब चेंज इन इनकम कितना है 1000, तो 1000 बिठा दिए, और यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 400 करोड़, तो 400। अब यहाँ 20 कैंसिल कर दिए। अब 4 को 10 से कैंसिल कर दिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यहाँ हो जा रहा है 2.5। के कितना निकल के आ रहा है 2.5। नाउ के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अब के वैल्यू जो है 2.5 बैठा दिए, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लेके आ रहे हैं, इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला और होता है कि यहाँ पर एमपीएस भी हम लिख सकते हैं, के बराबर 1/MPS भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1/MPS कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2.5 MPS है ना, इंटू 2.5 MPS हो जाएगा, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर ले आएंगे तो पंचम होगा डिवाइड में। अब डिसिमल हटाने का तरीका तो बता रहे हैं कि डिसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर बिठा दीजिए और इसको सिंपलेस्ट कर दीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20, यानी 0.4 आ रहा है क्या MPS आ रहा है। तो MPS मेरा अगर 0.4 आ रहा है तो हम MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। अब ऐसा है कि MPC बराबर प्लस में इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये। अब यहाँ पर MPS का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस 0.4। अभी 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो MPC कितना निकल के आ रहा है 0.6, ठीक है। तो इस तरह सोल्व करना है। बाकी यहाँ जो है कॉन्सेप्ट हम लिखे हुए हैं, फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन जो है 2016-2018 में 2 बार पूछ चुका है। बोल रहा है कि एक फर्म 20 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। उत्पादन के इस स्तर पर एवरेज कॉस्ट टोटल, यानी कह सकते हैं कि टोटल एवरेज कॉस्ट तथा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्रमशः 40 रुपया तथा 37 रुपया के बराबर है। तो इस फर्म के टोटल फिक्स कॉस्ट का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए वो जो है फर्म कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना चाह रहे थे 20 इकाई का, ठीक है, और उसका एवरेज कॉस्ट कितना है 40 रुपया। देखिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दो अलग अलग कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट का दिया हुआ वैल्यू 40 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का दिया हुआ वैल्यू 37 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख लिए एवरेज कॉस्ट कितना है, आप टी लिख भी सकते हैं, आप बाद में नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको पता है ना कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पर भी हम क्वांटिटी से भाग देंगे और यहाँ पर भी हम क्वांटिटी से भाग देंगे। जब टोटल कॉस्ट को हम क्वांटिटी से भाग देते हैं तो मेरा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है, ठीक है। जब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी रहेगा तो इसको अगर हमको एवरेज में निकालना होता है क्वांटिटी से डिवीजन देंगे, लेफ्ट साइड भी इक्वल का लेफ्ट साइड भी और इक्वल का राइट साइड भी, ठीक है। टीसी को हम क्वांटिटी से भाग दिए तो एसी आ गया और टीएफसी को क्वांटिटी से भाग देंगे तो एफसी, फिर ऐसे टीवीसी को क्वांटिटी से भाग देंगे तो एबीसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एसी दिया हुआ था कितना 40 दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट, फिर जो है हमको तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ निकालने बोला है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्या बोला है निकालने बोला है। पहले हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं क्योंकि हमको एवरेज में सब दिया हुआ है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम टोटल कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट में हमें जाना पड़ेगा। यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरा 37 है, अभी प्लस में इधर ले आए तो कौन सी में गया माइनस में हो गया। तो 40 में से 37 को घटाएंगे तो कितना मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ रहा है 3 रुपया निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग अगर एएफसी निकालना चाहते हैं तो टीएफसी को हम क्वांटिटी से भाग दे रहे थे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टीएफसी को 1 से करेंगे तो हो जाएगा टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी इंटू क्वांटिटी। तो एएफसी और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर, क्वांटिटी कितना उत्पादन करना चाह रहा था 20, यहाँ पर 20 बोला है, 20 इकाई का उत्पादन करना चाह रहा है वो। और यहाँ पर जो है एक एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है ना 3,
तो 20 दिए कितना हो जाएगा 60। इस तरह आपको पूछेगा। तो बच्चों आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, है ना। और ध्यान से वीडियो आप जरूर देख लें ताकि न्यूमेरिकल में आपको सहयोग कर सके। धन्यवाद बच्चों, आपकी परीक्षा मंगलमय हो।